वेलकम टू मैथ साइंस वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा एक्सरसाइज है 3.1। टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ के हेल्प से हमें क्या बनानी है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट इसमें भाग लेता है। इफ द नंबर ऑफ ए गर्ल इन मोर देन द नंबर ऑफ ए बॉयज, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हुज टुक पार्ट इन द क्विज। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है जो क्विज में भाग लिए हैं। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से लेट कर लेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। लड़कों की संख्या जो है x है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लेकिन हम क्या करेंगे, लड़की की संख्या भी मान लेंगे। द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। मान लिए लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी लड़की की संख्या लड़का x और लड़की y दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 10। क्यों? क्योंकि टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कितना है 10 है। तो दोनों लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या जोड़ने के बाद 10 हो गए। उसके बाद क्या कहता है कि जो लड़की की संख्या यानी y वह लड़कों से 4 अधिक है, यानी x प्लस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब पहले का इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से हमको किस मेथड से सोल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो हम बॉक्स बनाएंगे। चलिए इसको क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो हम पहले इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स बनाते हैं। यह मैंने बॉक्स बना लिया। पहला बॉक्स जो है इक्वेशन 1 के लिए है और दूसरा बॉक्स इक्वेशन 2 के लिए है। तो यदि इक्वेशन अब क्या करते हैं ग्राफिकली मेथड में अपने मन से अपने स्वेच्छा अनुसार इक्वेशन 1 के अनुसार क्या करेंगे कि x का वैल्यू पुट करते हैं या फिर y का वैल्यू पुट करते हैं, जो आपको मन करे, ताकि यह इक्वेशन का निकाला जा सके। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 था x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से x बराबर अपने मन से कुछ भी पुट करेंगे ताकि y का वैल्यू आ गया। तो मैं यहाँ पुट करूँगा x बराबर 3। तो जैसे ही x बराबर 3 पुट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 3x के जगह पर y का y रहेगा इक्वल टू 10 रहेगा। यहाँ से हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7। यानी जैसे ही मैंने देखा कि अगर x बराबर कितना पुट किया, x बराबर जैसे ही मैंने पुट किया 3 तो y बराबर 7 आ गया। अब इस बॉक्स में रखेंगे मान x 3 y 10। तो यहाँ से x बराबर 3 रखा तो y का मान 7 आ गया। अब दूसरा वैल्यू पुट करेंगे। दूसरा वैल्यू जैसे ही x बराबर कुछ पुट करेंगे, मान लो x बराबर मैं 6 पुट कर रहा हूँ, तब देखिए y का वैल्यू कितना होगा। तो x के जगह पर 6 आ गया, y का y रहेगा अब बराबर में 10। इसको हल करेंगे तो y बराबर 10 माइनस 6 यानी 4 हो गया। तो मैंने यहाँ से देखा कि जैसे ही x के जगह पे कितना 6 पुट किया, y बराबर 4 हो गया। तो मैं यहाँ मान रखूँगा x बराबर 6 और y बराबर 4 कॉलम में रखा गया। इक्वेशन 1 से 2 वैल्यू मिल गया। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, यानी कहाँ से चलेंगे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, y बराबर x प्लस का 4। तो अब ये इक्वेशन 2 से हो गया, बॉक्स नंबर 2 में भरा जाएगा। यानी अब इस इक्वेशन y बराबर x प्लस 4 में मैं क्या पुट करूं कि मुझे 2 वैल्यू प्राप्त हो। अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें जो है x बराबर पुट करूंगा 0। मैं यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर दिया तो y बराबर हो गया 0 प्लस 4 यानी 0। यानी मैंने जैसे ही x बराबर 0 पुट किया y बराबर 4 हो गया। अब मैं इसको कॉलम में भरूंगा, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 4। अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि x बराबर और क्या एक मान रखूँ ताकि y का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए। तो मैं यहाँ से x बराबर रख रहा हूँ 2। x बराबर देखिए x बराबर कितना रख रहा हूँ 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 प्लस का 4 यानी 6। तो x बराबर जैसे ही मैंने पुट किया x बराबर 2 तो y बराबर 6। अब मैं कॉलम में रखूँगा x बराबर 2 y बराबर 6। यानी अब हमारे पास 2 कॉलम पूरा बन करके तैयार हो गया है। अब इस कॉलम को हम चलेंगे ग्राफ के पेज पर, ग्राफिकली देखेंगे ग्राफ के पेज पर। तो चलिए इसको ध्यान देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ में दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे, तब वहाँ से दोनों इक्वेशन से जो कट पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इक्वेशन 1 से हमने देखा, यह इक्वेशन 1 के लिए है, यह इक्वेशन 2 का चार्ट है। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने देखा कि x के लिए यदि 3 रखा जाता है, x के लिए 3 तो y के लिए 7 होगा, x के लिए 3 y के लिए 7।
तो यहाँ पे x देखिए 3 यहाँ पे है पॉजिटिव में और y के लिए 7 ऊपर है। ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे x 3 और 7 आएगा। चलिए इसको मैं दर्शा रहा हूँ, x के लिए 3 y के लिए 7, इस पॉइंट पे मेरा हो गया इसका। अब नामकरण करेंगे, यानी क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 था और 7 था, एक तो आ गया। दूसरी देखेंगे x के लिए जैसे ही 6 था y के लिए 4 हो गया, यानी 6 4। देखिए 6 x के लिए 6 और y के लिए 4, ऊपर चलते जाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे दर्शाएंगे x के लिए 6 y के लिए 4, इस पॉइंट पे मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया 6 और 4, 2 पॉइंट मिनिमम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को, कौन सा पॉइंट था हमारे पास 3 6 और 6 4, इन दोनों को मिलाते हुए एक स्केल से सीधी रेखा खींच देंगे। तो चलिए हम सीधी रेखा खींचते हैं। यह रेखा मैंने खींच दिया, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक मैंने। अब इक्वेशन 2 का ग्राफ देखेंगे। इक्वेशन 2 के लिए x बराबर यदि 0 हो तो y बराबर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। x बराबर 0 तो y बराबर 4। तो चलिए मैं इसको देखूंगा, x बराबर 0 कहाँ आएगा, तो इस पॉइंट पर x के लिए 0 और y बराबर 4 पॉजिटिव में, यानी ऊपर इस पॉइंट पर आएगा 0 4। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट दर्शा रहा हूँ 0 4 का। यह जो हमारा हो गया 0 4 हो गया, यह जो हो गया 0 4 हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या हो गया 0 4, यानी x के लिए 0 और y के लिए 4 हो गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, अगला क्या है, अगला है हमारे पास 2 6, 2 और 6, x के लिए 2 और y के लिए 6, कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर दर्शाएंगे 2 6, यहाँ पे 2 6 आएगा। तो चलिए इस पॉइंट को मैंने दर्शा दिया 2 6 से, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया 2 और 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए एक कट करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाता हो। चलिए तो इन दोनों पॉइंट को कट करते हुए, टच करते हुए एक रेखाखंड खींचा। यह इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 2 का जो नाम है, नामकरण करेंगे। इक्वेशन 2 था y बराबर x प्लस 4 और इक्वेशन 1 था x प्लस वाई बराबर 10। दोनों का नामकरण करेंगे तो यह हमारा ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को जहां कट किया है वह उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहां कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है। यह जो पॉइंट है 3 और 7 का है, यह जो पॉइंट है 3 7 का है, इसलिए इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, 3 और 7 होगा। यानी सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर कितना होगा 7। तो हमने जो लेट किया था, लेट क्या किया था, x बॉयज के नंबर ऑफ बॉयज कितना था, नंबर ऑफ बॉयज x बराबर 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स y बराबर 7। 3 और 7 हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बाय ग्राफिकली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ भी ग्राफिकली मेथड से हमें कुछ वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेंसिल को एक साथ खरीदते हैं तो 50 रुपये खर्च पड़ते हैं। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, यानी यदि 7 पेंसिल और 5 पेन्स को एक साथ खरीदेंगे तो हमारे पास कॉस्ट कितना पड़ेगा, 46 पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। 1 पेन और 1 पेंसिल का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जो लेट है कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ठीक है, यानी 1 पेन का जो रेट है वह y मान लिया और 1 पेंसिल जो है x मान लिए। तब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि कितना 5 पेंसिल, तो 5 यहाँ से हो जाएगा 5 पेंसिल, पेंसिल को कितना मान है x, यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7y, टोटल कॉस्ट कितना है 50, यह 50 हो जाएगा। यह इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या कहता है हमारे पास कि यदि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन 5y बराबर कितना टोटल कॉस्ट है 46, यह हो गया इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन हमारे पास मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कॉलम। इक्वेशन 1 के लिए एक कॉलम बनाएंगे, यह हो गया x y, इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे। इक्वेशन 2 के लिए एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब 2 कॉलम बन गए इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए। इसमें क्या करना है, 2 कम से कम मिनिमम वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से चलेंगे। इक्वेशन 1 से चलेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 था 5x
प्लस 7y बराबर 50। इसमें अपने मन से x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें ताकि हमारा y का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ से पुट करेंगे x बराबर 3, तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, यह हल होगा। तो 7y बराबर 50 माइनस 15, यानी यहाँ से y बराबर 35 अपॉन का 7, एक कट कैंसिल होगा कितना बार में, 5 बार में। तो मैंने यहाँ से y बराबर निकाला 5, यानी x का वैल्यू जैसे ही मैंने पुट किया, x बराबर देखिए x बराबर 3 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आया। यानी x बराबर मैंने देखिए x बराबर यहाँ से वैल्यू पुट किया था 3, तो y बराबर आ गया 5। तो अब इसमें मैं रखूँगा x बराबर 3, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर आ गया 5। अब मैं इसका दूसरा वैल्यू निकालूंगा, इसी का दूसरा वैल्यू। चलिए तो मैं अब इक्वेशन इसमें पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ से अब पुट कर रहा हूँ x बराबर 10, तो हमारे पास इक्वेशन था 5 इंटू 10 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, यानी y बराबर 0 आ गया। तो मैंने यहाँ से जैसे ही x बराबर 10 पुट किया y बराबर 0 आ गया। तो मैंने यहाँ से अब लिखूँगा, यानी x बराबर जैसे ही 10 तो y बराबर 0। यह कॉलम 1 के लिए हो गया। अब कॉलम 2 में चलेंगे, तो कॉलम 2 इक्वेशन 2 के लिए है। इक्वेशन 2 है हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें भी मैं अपने मन से x या y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं x बराबर पुट कर रहा हूँ 8, तो जैसे ही 8 पुट करूँगा तो 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर 46। यहाँ से हल करेंगे तो 5y बराबर 46, यहाँ से 7 इंटू 8 56 जो है इधर चला जाएगा माइनस में। तो चलिए इसको माइनस में करते हैं। यहाँ बच गया क्या, यहाँ से 5y बराबर माइनस 10, देयरफॉर y बराबर माइनस 10 अपॉन का 5, यानी हल होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ मैंने रखा x बराबर जैसे ही 8 रखा तो y बराबर हमारे पास -2 आ गया। इसको कॉलम में पुट करेंगे, x बराबर 8 y बराबर -2। अब दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, तो अब मैं पुट करता हूँ x बराबर 3। तो देखिए x बराबर पुट करेंगे 3, तो इक्वेशन 2 से आइए। इक्वेशन 2 था 7 इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ से था, तो चलिए इक्वेशन 2 से चलेंगे। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, यह हल होगा। तो 5y बराबर 46 माइनस 21, यानी यह हल होगा तो कितना हो जाएगा। चलिए आगे इसको देखेंगे, हमारे पास कितना हो गया, यह हो गया 25। तो y बराबर कितना 25 हो गया, यानी 25। तो y इक्वल टू 25 अपॉन का 5, यानी 5 हो गया। y बराबर 5 आया, यानी मैंने जैसे ही पुट किया x बराबर 3 तो y बराबर 5 आया। इसको मैं कॉलम में रखूँगा x बराबर 3 y बराबर 5। तो हमारे पास दो इक्वेशन थे और दोनों इक्वेशन से दो कॉलम बना लिए। अब इस कॉलम की हेल्प से हम ग्राफ पे चलेंगे और ग्राफ में इसको दर्शाएंगे कि क्या हमारे पास आता है। तो चलिए मैंने इसका ग्राफ तैयार कर लिया है। अब हमारे पास x का यदि वैल्यू था 3 तो y बराबर 5, यानी 3 5 कहाँ पे होंगे। तो देखिए x के लिए 3 यहाँ है, y के लिए 5 ऊपर में चले आएंगे, यानी इस पॉइंट पे। तो हम इस पॉइंट पे दर्शाएंगे 3 5। 3 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 और 5, 3 हो गया, 5 यहाँ पे इस पॉइंट पे। 3 5 यहाँ पे दर्शा लिया, इसका नाम हो गया 3 और 5। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। दूसरा हमारे पास था x के लिए यदि 10 था तो y के लिए 0। तो इस पे आएंगे, x के लिए 10 कहाँ पे है, x के लिए 10 इस पॉइंट पे है, तो y के लिए 0, यानी इसी पॉइंट पे रह जाएगा। यही पॉइंट हमारा y के लिए 0 हो जाएगा। यह हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना हो गया, यह हो गया 10 0। दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींची जाएगी। तो मैंने पॉइंट 3 5 और पॉइंट 10 0 को मिलाकर के एक सीधी लाइन खींचा, जो इस प्रकार प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन का नाम था 5x प्लस 7y बराबर 50। मैंने इसको दर्शा दिया। अब इक्वेशन 2 से चलेंगे। इक्वेशन 2 में x बराबर 8 था तो y बराबर -2 था, यानी x बराबर यहाँ पे 8 और y बराबर -2। -2 का मतलब नीचे आएगा, यहाँ पे यह जो है -2 है। तो इसको हम दर्शाते हैं। देखिए x बराबर कितना था, 8 -2, तो x बराबर 8 हो गया। अब -2 इस पॉइंट पर हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 8 माइनस का 2। अब दूसरा था x के लिए 3 और y के लिए 5। x के लिए 3 इस पॉइंट पे है और y के लिए 5 ऊपर चला जाएगा, यानी y के लिए 5 यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर होगा। जहाँ पॉइंट यहाँ दिखा रहा है रेड कलर का, वहाँ पे होगा 3 5। तो चलिए इसका नाम रखते हैं 3 5, रख दिया। अब देखिए पॉइंट 3 5 और पॉइंट 8 -2 को मिला करके एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो चलिए मैंने 3 5 और
8 2 को मिलाते हुए, यहाँ था 3 5 और यहाँ था 8 -2 को मिलाते हुए एक लाइन खींचा। इस लाइन का इक्वेशन था 7x + 5y = 46। इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए दोनों लाइन जहाँ कट करेगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कट कर गया कितना, यहाँ पे कट किया है 3 5 पर, 3 5 यानी x के लिए 3 और y के लिए 5। तो मैंने क्या लेट किया था, x लेट किया था पेंसिल, x लेट किया था पेंसिल। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास x बराबर यहाँ से 3 और y बराबर यहाँ से 5। x क्या लेट किया था, x लेट किया था पेंसिल का, तो जो पेंसिल होगा वह 3 होगा, और y क्या लेट किया था पेन का, तो पेन का नंबर हमारे पास 5 और पेंसिल जो होगा 3। इस तरह से हम ग्राफिकली मेथड से निकाल चुके हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था 1 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out where the lines representing the following pair of a linear equation intersect at a point are parallel or coincident। यानी हमारे पास 3 दे दिया है केस, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यदि दिया हुआ है तो इससे कंपेरिजन करके हमें दर्शाना है कि इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, वह इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो हम इसको निकालने के लिए इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बता रखा है, इसका फुल्ली डिटेल्स दिया है। तो जो बच्चे इसका डिटेल्स नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, वह इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख ले। फिर भी मैं इसे अपने तरीके से यहाँ बताता हूँ। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ रखा है कि जैसे ही हमारे पास 2 इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को हम लोग दर्शा रहे थे एक मीडियन से। उसमें मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन जो होता है उसको a1x + b1y + c और दूसरा इक्वेशन जो होता है a2x + b2y + c2 से, यह बराबर 0 से हम इसको दर्शा रहे थे। ठीक, जहां पे हमने उसमें देख रहा था कि x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट था उसको c1 से डिनोट कर रहे थे। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट को c2 से डिनोट कर रहे थे। तो वहाँ पे कंपैरिजन ला रहे थे, 3 कंपैरिजन आ रहा था। पहला कंपैरिजन था हम लोग a1/a2 करते थे और b1/b2 यहाँ निकाल के देखेंगे। उसके बाद c1/c2 देखेंगे कि क्या हमारे पास आता है, c1/c2 क्या आता है। तो चलिए हम a1 किसको बोल रहे थे, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a1 है, x के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है। तो हमारे इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 5 है, यानी 5 जो होगा a1 होगा, और y का कोफिशिएंट b1 है, यानी y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो -4 जो होगा वह b1 होगा और 8 जो होगा c1 होगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट था a2, y का कोफिशिएंट था b2 और कांस्टेंट था c2। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है 7 जो है a2 हो गया, y का कोफिशिएंट 6 है, 6 हमारा जो हो गया b2 हो गया, अब -9 जो हो गया c2 हो गया। तो यहाँ से मैंने a1/a2 करके देखा, यानी a1 का वैल्यू जो होगा, a1 मैंने कितना रखेंगे 5 रखेंगे और a2 कितना है 7 रख दिया। उसी तरह से b2 कितना है, b2 यहाँ पे है -4 और b1, अब b2 हमारे पास था 6, इसको भी रख दिया। c1/c2, c हमारे पास था 8 और c2 था -9। अब मैं क्या करके देख रहा हूँ कि मैं अब कंपेरिजन करके देखूंगा कि क्या a1/a2। तो देखिए यहाँ से मैंने पहले दोनों को बराबर करके देखूंगा कि 5/7 और मैं रख रहा हूँ उसके सामने -4/6। तो इन दोनों में क्या समानता है, तो क्या मैं यहाँ पे कोई साइन लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाता हूँ तो यह फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा कि 5/7 और -4/6 एक दूसरे का इक्वल नहीं है, यानी यह फॉल्स है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं नॉट इक्वल का साइन लगा सकता हूँ, यानी दोनों एक दूसरे का इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देयरफॉर कंक्लूजन निकाले तो 5/7 था a1/a2 नॉट इक्वल टू -4/6 क्या था, b1/b2। तो जब यह कंडीशन मैं बताया हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जैसे ही हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है क्या, कि यहाँ कंक्लूजन निकलता है कि यह जो होगा इंटरसेक्ट होगा। यह लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट लाइन होगा। तो मैंने यहाँ से नोट कर दिया द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन, इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 उसी तरह से दिखाना है कि आप इसको दिखाना है कि क्या यह लीनियर है, इंटरसेक्ट है या पैरेलल है। तो चलिए अब इसको हम लोग फिर से दिखाएंगे। तो हमारे पास यदि 2 इक्वेशन रहता है a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 और इक्वेशन 2 होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हमने 3 कंक्लूजन पहले निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? निकालते हैं A1 अपॉन A2 का वैल्यू निकाल के देखेंगे, उसके बाद B1 अपॉन B2 क्या आता है और C1 अपॉन C2। जहाँ A1 अपॉन A2 किसको बोल रहे थे? तो x के साथ जो गुणा में आता है मल्टीप्लाई में A1 होता है, y के साथ जो गुणा में आता है वो B1 होता है और जो कांस्टेंट होता है C1 होता है। उसी तरह से इक्वेशन 2 में x के साथ जो गुणा में आता है A2 और y के साथ जो कोफिशिएंट होता है B2 और कांस्टेंट को C2। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 में चलने के बाद हम देखते रहे कि x का कोफिशिएंट 9 है तो 9 हमारे पास A1 हो गया, y का कोफिशिएंट कितना है? 3 है तो 3 हमारा B1 हो गया और 12 जो हो गया C1 हो गया। अब उसी तरह से इक्वेशन 2 में चले तो x का कोफिशिएंट 18 है तो 18 हमारा A2 हो गया, y का कोफिशिएंट 6 है तो 6 हमारा B2 हो गया और 24 जो हो गया C2 हो गया। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू पुट करें A1 बाई A2 का तो A1 की जगह पर 9 था और A2 की जगह पर 18 था। उसी तरह से B1 बाई B2 करेंगे तो B1 था 3 और B2 था 6। अब C1 बाई C2 करेंगे तो C1 था 12 इक्वल टू C2 था 24। इसको किसी न किसी रूप में काटा जा सकता है। तो देखिए इसको एक बार क्रॉस करेंगे तो 9 18 हो जाएगा 2 बार में, यानी यह हमारा आ गया 1/2। ठीक है 1/2। यहाँ भी 3 से 6 2 बार में काटा जा सकता है, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/2। यह भी 12 को 24 2 बार में काटा जा सकता है, इसका भी वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ यदि मैं करूँ यहाँ पे क्या कि यदि मैं 1/2 अब बराबर लिख सकता हूँ 1/2 अब बराबर 1/2, यानी तीनों 1/2 1/2 1/2 इक्वल आया है। इसको मैं अल्फ़ाबेट में इक्वेशन के रूप में लिखूँ तो पहला हमारा 1/2 किसको डिनोट कर रहा था? तो पहला हमको डिनोट कर रहा था 1/2 A1 अपॉन A2 को, और सेकेंड 1/2 डिनोट कर रहा था B1 अपॉन B2 को, और थर्ड 1/2 डिनोट कर रहा था C1 बाई C2 को। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि A1 अपॉन A2 बराबर लिखा जा सकता है B1 अपॉन B2 और आगे लिखा जा सकता है C1 अपॉन C2, यानी तीनों एक दूसरे के क्या हैं या इक्वल हो गए। तीनों एक दूसरे के क्या हो गया? इक्वल। तो यदि यह कंडीशन फॉलो होता है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, यह जो होता है क्या होता है? कंसिडेंट होता है। यह लाइन क्या होता है? कंसिडेंट होता है। तो कंसिडेंट, तो मैंने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है? यदि A1 बाई A2 इक्वल टू आते हैं B1 बाई B2 और C1 बाई C2, इसका जो लाइन्स होगा इक्वेशन का वह होगा द लाइन्स आर कंसिडेंट। को इंसिडेंट होगा, यानी को इंसिडेंट का मतलब हो गया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएंगे, यानी इसके बहुत सारे इन्फिनिटिव जो होंगे सॉल्यूशन होंगे। कॉन्सिडेंट का सॉल्यूशन कितना होता है? इन्फिनिटिव होता है। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। आगे इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन था वह था 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा था 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो मैंने अभी बार बार बता रहा हूँ कि x के साथ जो गुणा में आता है वह A1 होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है वह B1 होता है और जो कांस्टेंट होता है वह C1 होता है। उसी तरह से इक्वेशन 2 में जैसे ही चलते हैं तो x के साथ जो गुणा में आता है A2 होता है, y के साथ जो गुणा में आता है वह B2 होता है और कोफिशिएंट जो होता है कांस्टेंट वह होता है C2। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यदि मैं निकालना चाहूँ हमारे पास A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 और निकालना चाहूँ B1 अपॉन B2, उसी तरह से C1 अपॉन C2, तो क्या होगा? तो मैं निकाल रहा हूँ A1 अपॉन A2। तो देखिए हमारे पास A1 क्या था? हमारे पास A1 था, A1 देखिए 6 और A2 था 2, रख दिया। उसी तरह से B1 हमारे पास था -3 और B2 था -1। C1 क्या था? C1 था 10 अपॉन का 9। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँ, देखिए क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं 6 अपॉन 2 को और छोटा करूँ, कैंसिल करूँ, तो क्या लिखा जा सकता है? यानी इसको 2 टाइम्स काटा जा सकता है, 2 का या 3 बार में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं लिखूँ अगर 1 अपॉन 3 और इधर हमारे पास था -3 और -1 जो कि प्लस हो जाएगा, तो क्या मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ? दोनों बराबर है, इसको बराबर हो गया। अगर मैं 10 अपॉन 9 को इसके सामने लिखूँ तो इसके जगह पर क्या मैं सिंबल यूज कर सकता हूँ? इक्वल अगर यूज करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी 3 10 अपॉन 9 के बराबर नहीं होगा। तो इसको मैं नॉट इक्वल का सिंबल लगाऊंगा। इस तरह से मैं दर्शा रहा हूँ कि पहला जो था A1 बाई A2 बराबर हो गया B1 बाई B2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू हुआ C1 बाई C2 का। तो मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया है कि इफ़ A1 बाई A2
इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब यह जो होता है यह पैरेलल होता है। तो यह जो कंक्लूजन निकला, इस कंक्लूजन के अनुसार द लाइंस आर पैरेलल होंगे। तो जैसे ही लाइंस आर पैरेलल होता है, इसको जैसे ही मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ग्राफ के रूप में दर्शाऊंगा, यह लाइंस एक दूसरे का पैरेलल होगा। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। मैंने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी इसकी चर्चा की है, तो जो बच्चे इसको नहीं देखे इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले मैं देखूंगा कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और अनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन का जो होता है ग्राफ पे डिनोट करेंगे, तो यदि उन दोनों में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों केस में इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और उसका सोल्यूशन जो है पैरेलल है, एक दूसरे का ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल के केस में उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो हमको पता करना इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा A1 और A2, A1 और A2 पता करना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। चलिए हम बारी बारी से इसको निकालते हैं। तो इस हमारे पास दो इक्वेशन को क्या है, जनरल पॉइंट है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन था 3x + 2y अब प्लस -5 हो जाएगा। यहाँ से 0 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, -5 बराबर का 0। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेशन 2 से कंपेरिजन करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस माइनस में है -3y और -7 बराबर 0। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, A1/A2 और दूसरा B1/B2 निकालेंगे और तीसरा C1/C2 निकालेंगे। यहाँ से A1/A2 निकालेंगे, देखिए A किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को A बोलते हैं, तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा A2 जो होगा 2 हो जाएगा 3/2। B1/B2 की बात करें तो B1 के y के कोफिशिएंट जो यहाँ पे 2 है और 2 हो जाएगा और B2 हो जाएगा -3। उसी तरह से आगे C1 जो होगा, C1 हमारे पास होगा -5 और ये हो जाएगा -7। तो यहाँ से यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकाले, यहाँ से देखने के बाद क्या पता चला कि 3/2 इक्वल टू नॉट होगा 2/3 का, यानी देयरफॉर कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो यह कंडीशन जो होता है A1/A2 का नॉट इक्वल टू B1/B2 का, तो यह हो जाता है किसका, यह हमारे पास जो होगा। तो इस कंडीशन में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग होगा, और लाइंस जैसे इंटरसेक्टिंग होगा तो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो कंडीशन में था, यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करे या फिर वो क्या करे, कोइंसिडेंट हो, तब इसको कंसिस्टेंट बोला जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 2 का इक्वेशन हमारे पास था 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है A1/A2 और B1/B2 और इसी तरह से C1/C2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो होता है A1 होता है, यहाँ से 2 जो होगा 4 हो जाएगा और B1/B2 का मान कितना होगा, -3/6। उसी तरह से C1/C2 की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा 8/9। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ फर्स्ट केस में, यानी 2/4 को लिखूँ, उसके बाद 3/6 को लिखूँ और 8/9 को लिखूँ, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/4 लिख दिया, इसी के सामने लिख दिया 3/6। इन दोनों को अगर सामने सामने देखो का साइन लगाते हैं तो सही है। क्यों सही है कि इसको हम लोग लिखा जा सकता है 2/4 को 1/2 और 3/6 को लिखा जा सकता है 1/2। और इधर था हमारे पास 8/9, इसको नहीं काटा जा सकता है, यानी 8/9 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट केस में यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो सही है, लेकिन सेकंड केस में अगर इक्वल लगाते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। तो अगर मैं इसको देयरफॉर कंक्लूजन निकालूँ तो देखिए इसको हम सूचित कर रहे थे A1/A2 से इक्वल अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह जो इंट्रोडक्शन वीडियो में यह केस बताया था कि यदि यह केस फॉलो हो तो क्या होता है, यह पैरेलल होता है। इस तरह से यदि कंडीशन हमारे पास आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइंस जो होगा, लाइंस आर पैरेलल होगा, और लाइंस यदि पैरेलल होंगे तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पूरी तरह से इसको कवर किया।